नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर फिर एक बार। आज इस वीडियो में हम लोग बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड चैप्टर्स में जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या डायग्राम से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम डायग्राम से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी रखेंगे ताकि आपको एग्जाम से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर मिल सके। डियर फ्रेंड्स, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन यह क्लास 12 ग्रेड 12 बायोलॉजी का एनसीईआरटी बायोलॉजी का 15th चैप्टर है। इस चैप्टर में मात्र दो डायग्राम है, एक पेज नंबर 260 पर और दूसरा पेज नंबर 262 पर। पेज नंबर 260 पर जो डायग्राम है यह एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है ग्लोबल बायोडायवर्सिटी का, जिसे आप बगल के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दूसरा जो पेज नंबर 262 पर जो डायग्राम है ये आप देख पा रहे हैं बगल के स्क्रीन पर, यह स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल बात करेंगे। अब सबसे पहले चलते हैं पेज नंबर 262 पर, सॉरी पेज नंबर 260 पर जो डायग्राम दिया हुआ है ग्लोबल बायोडायवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके बारे में बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसमें तीन पाई चार्ट है, आप देख पा रहे हैं पाई चार्ट ए बी सी ऐसे करके तीन पाई चार्ट हैं और इन तीन पाई चार्ट को हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार एनिमल और प्लांट्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उनके नंबर ऑफ स्पेसीज के आधार पर। तो सबसे पहला नंबर 1 जो पाई चार्ट आप देख पा रहे हैं इस कॉर्नर में ए, जो कि इनवर्टिब्रेट का है। इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में इस पाई चार्ट को समझ लीजिए कि इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में सबसे बड़ा जो स्थान दिया हुआ है वह इंसेक्ट का है। यानी कि यदि एनिमल के ग्रुप में देखा जाए तो 10 एनिमल में 7 एनिमल वह इंसेक्ट मिलेंगे। अमॉन्ग एनिमल्स देयर आर 7 इंसेक्ट्स अमॉन्ग 10 एनिमल्स। 10 एनिमल्स के बीच में 7 इंसेक्ट मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो ये इंसेक्ट के बाद अगर जो दूसरा मेजर ग्रुप आता है इनवर्टिब्रेट में वह है अदर एनिमल ग्रुप का है, उसके बाद मोलस्क का है और फिर उसके बाद क्रस्टेशियंस का है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। जो मेजर पार्ट है मोर देन 100, इसको क्या कहा जा सकता है कि मोर देन 3/4 पार्ट जो है वह आपका यह इंसेक्ट ही कवर करता है। अबाउट 70% एरिया जो है यह इंसेक्ट कवर करता है। उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप आते हैं जिसमें कि एनालिड्स हैं, एकाइनोडर्म्स है, पोरीफेरन्स हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, बाकी सारे जो कुछ भी आएंगे। उसी के बाद यहाँ पर आता है नंबर अदर एनिमल ग्रुप का, मोलस्क का और उसके बाद क्रस्टेशियंस का। डियर फ्रेंड्स, अब दूसरे डायग्राम को जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो दूसरा डायग्राम है यह वर्टिब्रेट का है। वर्टिब्रेट के 5 क्लासेज हैं, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स दैट मीन्स बर्ड्स एंड मैमल्स। ये 5 क्लासेज हैं। इनको याद करने का तरीका है कि आप एंटी क्लॉकवाइज चलें। इस डायग्राम को बनाने के लिए आप एक सर्किल बना लीजिए और सर्किल के अंदर ये पाई चार्ट बनता है। तो उसको याद रखने का तरीका यह है कि आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहले फिशेस का, उसके बाद में एम्फीबियन का, उसके बाद रेप्टाइल्स का, उसके बाद बर्ड्स का, उसके बाद मैमल्स का स्थान आता है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन के नज़र से देखें तो हाफ पोर्शन जो है इस पाई चार्ट का, हाफ पोर्शन वह केवल और केवल फिशेज का है। उसके बाद स्थान है बर्ड का, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि बर्ड है। और मैमल और एम्फीबियंस जो हैं वह इक्वल प्रोपोर्शन शेयर करते हैं। और फिर उसके बाद बर्ड्स के बाद वह आप रेप्टाइल्स का स्थान देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को 2 बार 3 बार बनाएंगे तो आपका यह क्लियर हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा। अब चलते हैं तीसरे डायग्राम की ओर। जो नीचे का जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं बगल के स्क्रीन पर, आप जो ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं यह है प्लांट की कैटेगरी का। ये प्लांट का ये ग्लोबल बायोडायवर्सिटी का एक रिप्रेजेंटेशन है, या इस डिस्ट्रीब्यूशन का रिप्रेजेंटेशन है। इस प्लांट की कैटेगरी में आप देख पा रहे हैं कि इसके 2 बिल्कुल अपोजिट छोर बना दिए गए हैं। वह एक तरफ फंजाई और एक तरफ एंजियोस्पर्म का है। तो ये जो फंजाई का जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, जो फंजाई का पार्ट देख पा रहे हैं, ये फंजाई नंबर ऑफ स्पेसीज फंजाई के अधिक है, सबसे अधिक है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये फंजाई के जो फंजाई स्पेसीज है ये टोटल आपको मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस को मिला करके उससे भी कहीं ज़्यादा है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। यानी कि नंबर ऑफ फंजाई
बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस को कुल मिला करके उससे कहीं अधिक है। उसके बाद स्थान आता है एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है? दैट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स की भी संख्या कम नहीं है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पा रहे हैं। अब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, फंजाई और एंजियोस्पर्म के बीच में नीचे की ओर और ऊपर की ओर दो दो प्लांट की कैटेगरी दी गई है। नीचे की ओर एल्गी का स्थान दिया गया है और उसी का हाफ पार्ट लाइकेन का स्थान दिया गया है। दोस्तों, आपको याद रखने के लिए बहुत इजी टेक्निक है कि पहले फंजाई, उसके बाद एल्गी, उसके बाद लाइकेन, उसके बाद एंजियोस्पर्म, और फिर एंजियोस्पर्म और फंजाई के बीच में ऊपर की ओर जब चलेंगे तो मॉसेज एंड फॉन्स, दैट मीन्स ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स मिलेंगे। नीचे में एल्गी, दैट मीन्स थैलोफाइट्स, और ऊपर में ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स का स्थान है। तो डियर फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो भी कुछ इंफॉर्मेशन आएगा तो आप समझ लें कि तीनों प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तीन प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो पहला यह है कि आपको डायग्राम बनाना है और उसकी लेबलिंग करनी है। दूसरा कि डायग्राम दिया रहेगा और केवल उसकी लेबलिंग करनी है। और तीसरा कि डायग्राम भी दिया हुआ है, लेबल भी किए हुए हैं, लेकिन उससे आधारित, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसका आपको आंसर देना है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगा, वह है, उसको मांगा जाएगा, उसको आपको क्लियर करना है। दोस्तों, यहाँ तक पहले डायग्राम की बात हो गई पेज नंबर 260 में। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 262 में। पेज नंबर 262 में जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को आप देख ले, यह एक डायग्राम नहीं बल्कि यह एक ज्योग्राफिकल प्लॉटिंग, सॉरी, यह एक ग्राफिकल प्लॉटिंग है। यह ग्राफिकल प्लॉट किस चीज का, यानी कि यह ग्राफ किस प्रकार का, यदि आप चैप्टर का इस पैराग्राफ को थ्रू स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि यह ग्राफिकल प्लॉटिंग एक प्रकार का स्पेसिज एरिया रिचनेस की प्लॉटिंग है। यह स्पेसिज एरिया रिचनेस की प्लॉटिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जाने, क्योंकि इससे थर्ड टाइप जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको समझने में सहूलियत होगी। पहली बात यह कि इस ग्राफ को देने वाला व्यक्ति अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट है। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट कौन? यह जर्मनी का एक नेचुरलिस्ट और एक जियोग्राफर, जो कि साउथ अमेरिका के जंगलों का वाइल्डनेस का एक्सप्लोरेशन के दौरान खोज करके यह पता किया, जिसने यह पता किया कि एक रीजन के अंदर अगर एरिया का एक्सप्लोरेशन बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ स्पेसीज भी बढ़ते हैं, नंबर ऑफ स्पेसीज भी अधिक मिलते हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट, यानी कि मोर एरिया एक्सप्लोरेशन, मोर नंबर ऑफ स्पेसीज, लेकिन एक लिमिट तक। इसी लिमिट को जब ग्राफ पर लिया गया तो उसी ग्राफ को हम लोग स्पेसीज एरिया रिचनेस ग्राफ कहते हैं। यह जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, यही चीज है, स्पेसीज एरिया रिचनेस का यह ग्राफ है, यह ग्राफिकल प्लॉटिंग है। इससे तीनों प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ बनाने के लिए देगा, उसकी लेबलिंग करने के लिए दे सकता है, या ग्राफ दिया रहेगा उसकी केवल लेबलिंग करने के लिए हो सकता है, या ग्राफ भी दिया होगा उसका लेबल भी किया हुआ हो, उससे रिलेटेड उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इस डायग्राम में आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि स्पेसीज एरिया रिचनेस का जब यह ग्राफ बनाया गया है तो इसमें एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ब्लू लाइन से दिया गया है और एक रेड लाइन से यह लॉगरिथमिक स्केल दिया गया है, रेड स्ट्रेट लाइन से दिया गया है। यह चीज क्या चीज है, ये क्या है, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन समझेंगे। दोस्तों, स्पेसीज एरिया रिचनेस में जब अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया कि नंबर और ये एरिया का एक्सप्लोरेशन बढ़ाने पर नंबर ऑफ स्पेसीज भी बढ़ते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, तब उस रिजल्ट का, उस कंक्लूजन का एक रिजल्ट ग्राफिकल प्लॉट पर आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को यदि हम लोग एक इक्वेशन में, एक मैथमेटिकल इक्वेशन में फॉर्म में लिखें तो यह होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन बनेगा s इक्वल टू CA⁴ z। अब s का मतलब क्या है? s का मतलब स्पेसीज रिचनेस है, यानी कि नंबर ऑफ स्पेसीज कितने हैं। a का मतलब होता है एरिया, यानी कि एरिया कितने एकड़ में है, कितने स्क्वायर मीटर में है, कितने स्क्वायर फीट में है, ये एरिया हो गया।
सी का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट दैट मीन्स एक्स वाई एक्सिस का एक इंटरसेक्शन। दूसरा है जो जेड आप देख पा रहे हैं, यह जेड जो कहता है इसको स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं, जिसको रिग्रेशन कॉफिशिएंट भी कहा जाता है। रिग्रेशन कॉफिशिएंट भी कहते हैं। अब इस रिग्रेशन कॉफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा उसको जानने से पहले हम लोग देखें कि अगर हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक सही अमाउंट में उसका वैल्यू निकाले, सही वैल्यू निकाले, तो एक स्ट्रेट लाइन लेना पड़ेगा और स्ट्रेट लाइन को लॉगरिदमिक स्केल पर रखेंगे और यही स्ट्रेट लाइन लॉगरिदमिक स्केल कहलाता है, जिसके लिए फार्मूला बन जाता है log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a। log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a। अब हम लोग इसके वैल्यू के बारे में बात करेंगे कि इसके अलग अलग टर्म के अलग अलग मीनिंग है। अगर हम इसके वैल्यू की बात करेंगे, जो जेड का वैल्यू की बात करेंगे, रिग्रेशन कॉफिशिएंट की बात करेंगे, तो दोस्तों इसमें हम लोग पाते हैं क्या कि अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग स्पेसीज हैं और अलग अलग स्पेसीज रिचनेस है। फिर भी जेड का जो वैल्यू होता है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट का जो वैल्यू होता है 0.1 से लेकर 0.2 के बीच में होता है। अब आपको बता दें, चाहे ब्रिटेन के प्लांट्स हो, कैलिफोर्निया के बर्ड्स हों या न्यूयॉर्क स्टेट्स के मोलस्क हो, उन सब के लिए जेड का जो वैल्यू है वह लगभग बराबर है। लेकिन कुछ हिस्सों को छोड़ करके यदि हम पूरे कॉन्टिनेंट का ये जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ले, स्पेसीज रिचनेस का डिस्ट्रीब्यूशन ले, तो हम इसमें कुछ चेंजेस पाते हैं। और जेड का जो वैल्यू होता है, जेड का जो लाइन होता है, रिग्रेशन जो स्लोप होता है, वह थोड़ा स्टीपर हो जाता है, वह जो स्लैंटिंग न करके थोड़ा और ज़्यादा सीधा हो जाता है, स्टीपर हो जाता है, और उस समय इसका वैल्यू बढ़ जाता है। और यह वैल्यू अलग अलग कंटिनेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे यदि हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लें, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं, फ्रूगीवोरस बर्ड्स या फ्रूट ईटिंग मैमल्स हैं, उनके लिए यह वैल्यू जेड का जो वैल्यू होगा वह 1.15 के आसपास होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप डायग्राम के इसी एक्सप्लेनेशन को याद रखेंगे, समझेंगे, तो डायग्राम बनाना भी आसान हो जाएगा, साथ ही साथ उसके आंसर देने भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिले। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।